नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बजट सत्र से पहले आज पीएम मोदी ने बुलाई कैबिनेट की बड़ी मीटिंग। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा, बड़े बदलाव की भी संभावना। राहुल गांधी ने आज श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर फहराया तिरंगा। बहन प्रियंका भी रही मौजूद। तिरंगे के अपमान का राहुल गांधी पर लगा बड़ा आरोप। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नाबा किशोर दास पर एएसआई ने बरसाई गोलियां। सीने में लगी गोली, हालत बेहद गंभीर। हालचाल लेने सीएम पटनायक पहुंचे अस्पताल। मामले की जांच क्राइम ब्रांच से कराने का दिया निर्देश। रामचरितमानस का विवाद अब सड़कों पर उतरा। लखनऊ में ओबीसी समाज ने जलाई रामचरितमानस की प्रतियां। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, कुछ गलत नहीं किया। बदला गया राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम। मुगल गार्डन बना अमृत उद्यान, पर नाम बदलने पर सियासत तेज। आज की सबसे पहली खबर में बात बजट से पहले पीएम मोदी की बड़ी बैठक की। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई। 1 फरवरी को देश का बजट पेश होने वाला है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार का पूर्ण बजट होगा। जिससे पहले पीएम मोदी ने इस साल की ये पहली कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। मोदी कैबिनेट में परिवर्तन की भी हवा चल रही है। इस बीच ये कैबिनेट मीटिंग बेहद अहम है। कहा जा रहा है कि कई मंत्रालयों में बदलाव होने की भी संभावना है। क्या कुछ रहा इस मीटिंग में? देखिए, सबसे बड़ी बात बजट पेश होना है। सामने 2 बहुत ही गंभीर मुद्दे जो प्रधानमंत्री मोदी जिसको टैकल करना चाहते हैं, वो है अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई का। और दोनों ही चीजें इस बजट से जुड़ी हुई हैं। हमें याद आता है कि जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी तो प्रणब दा जब वित्त मंत्री थे तो वो चोरी चोरी चुपके चुपके कि कहीं किसी दूसरे मंत्री को मालूम न चल जाए, प्रधानमंत्री तक को मालूम नहीं होता था कि बजट में वो क्या डालने वाले हैं। आज देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने फिनेंस मिनिस्टर को भी गाइड करता है। ये आखिरी साल है पूर्ण बजट का मोदी सरकार के दूसरे टर्म में। अगले साल चुनाव होने वाले हैं। महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिसे इस बजट के जरिए टैकल करने की कोशिश की जाएगी। कितना सफल होते हैं ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कई सारे लोग कयास लगा रहे हैं, ये इलेक्शन के पहले का पूर्ण बजट है लास्ट, तो राहत बहुत मिलने वाली है क्योंकि ये पॉलिटिकल बजट होगा। क्योंकि इसके बाद पूर्ण बजट वो मई 2024 के चुनाव के बाद ही मोदी सरकार पेश करेगी। तो इस बजट से बहुत सारी आशाएं हैं लोगों को, खास करके महिलाओं को, कि उनके किचन का जो बजट भागा जा रहा है वो थोड़ा राहत दिलाए प्रधानमंत्री मोदी। और शायद इसलिए ये बैठक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। होता ये है कि कभी कभी जो टेक्निकल लोग फिनेंस मिनिस्ट्री में बैठे हुए होते हैं वो राजनीति नहीं समझते, और ऐसे में जब प्रधानमंत्री जैसे एक्सपीरियंस्ड राजनेता का उस पर कुछ प्रभाव नजर आता है तो राहत ही राहत होगी, ये उम्मीद लगानी चाहिए। जी, अगली खबर में बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की यात्रा 14 राज्यों से गुजरते हुए 3970 किलोमीटर की दूरी तय कर श्रीनगर पहुंच चुकी है। कल यात्रा का समापन समारोह होना है, पर उससे पहले आज राहुल गांधी ने श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में तिरंगा फहराया। इस दौरान पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच आम नागरिकों की आवाजाही को रोककर किए गए
इस आयोजन में प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। पर लाल चौक पर तिरंगा फहराकर फंस गए राहुल गांधी पर तिरंगा के अपमान का आरोप लगा। लाल चौक पर तिरंगे से भी ऊंचा राहुल गांधी के कटआउट्स नजर आए। तिरंगा फहराने को लेकर बीजेपी ने कहा, इससे पहले राहुल गांधी को लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मौका कभी नहीं मिला। बीजेपी सरकार ने धारा 370 हटाकर कश्मीर के लोगों को मौलिक अधिकार दिलाए हैं। आज कांग्रेस भी बीजेपी पर गर्व कर रही है। एकाएक अचानक से राहुल गांधी कैसे पहुंच गए लाल चौक? देखिए, वो एक फिल्म आई थी जिसका टाइटल था कभी यहां कभी ना। ये कभी यहां कभी ना ये डबल हो गया। कभी तो उन्होंने कहा जब शुरुआत की तो लाल चौक पे झंडा फहराया जाएगा, वहीं पे अंत किया जाएगा। फिर बीच में आया कि नहीं नहीं वहां नहीं जाएंगे। फिर कहा नहीं नहीं हम जाएंगे। फिर ये कहा नहीं नहीं ये तो आरएसएस की चाल है, हमें जबरदस्ती लाल चौक जो है पहुंचाया जा रहा है। कल तक ये हंगामा कर रहे थे, सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा नहीं है, और सीधे सबसे सेंसिटिव जगह पे जाकर के आप तिरंगा फहरा देते हो। तो कम से कम प्रधानमंत्री मोदी को इस सुरक्षा व्यवस्था के लिए और वहाँ पे आप तिरंगा फहरा पा रहे हो आर्टिकल 370 के खत्म होने की वजह से, तो उसके लिए तो कम से कम मोदी सरकार को, अमित शाह को धन्यवाद दे ही देना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, आप चोरी चोरी चुपके गए, पता भी नहीं चला लोगों को, लाइव प्रोग्राम भी नहीं हो पाया इसका। अब किस बात का डर था ये तो कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो बताएं। लेकिन ये जो यात्रा जिस हिसाब से ये एंड हो रहा है इसका, ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। संदेश अच्छा नहीं जा रहा। ये पूरी कवायद इसलिए की गई थी कि कश्मीर में 23 बड़े बड़े लीडर्स आएंगे, वो राहुल गांधी की महिमा मंडन करेंगे, ये कहेंगे इन्होंने भारत जोड़ दिया। यही 2024 में यूनाइटेड विपक्ष के अकेले चेहरे होंगे। लेकिन 23 के 23 बड़े बड़े लीडर्स ने वहां पहुंचने से, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से मना कर दिया। कुछ लोगों ने तो आउटराइटली मना कर दिया, और कुछ लोगों ने कहा कि हम अपने किसी छोटे मोटे लीडर को, अपने प्रतिनिधि को, किसी एमएलए को, किसी एमपी को हम भेज देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को जब ये समझ में आया कि दो चीजें हो रही हैं, एक तो हम लाल चौक पे तिरंगा नहीं फहरा सके और बिना फहराए वापस जाएंगे तो 2024 में इसको मुद्दा बनाया जाएगा कि आप तो गए, आपकी हिम्मत नहीं पड़ी, आप डरपोक हैं, आप नहीं कर पाए ये काम। मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए आपने तिरंगा नहीं फहराया वहाँ, और दूसरा कि नेता भी नहीं पहुँचे। तो दोनों स्थिति से बेहतर था कि कम से कम एक क्रिटिसिज्म को खत्म किया जाए। नेता नहीं आएंगे तो उनकी मर्जी है, लेकिन आप फहरा सकते हो, कम से कम आप निंदा के शिकार तो ना हो। इसलिए ये अचानक से प्लान बदला और तिरंगा को फहराने का कार्यक्रम किया गया। जी, अब बात करते हैं उड़ीसा से आई बड़ी घटना की। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री नवदास पर जानलेवा हमला हुआ है। बड़ी बात यह है कि उन्हें ड्यूटी में तैनात एक एएसआई ने ही गोली मारी है। घटना के दौरान मंत्री ब्रजराज नगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। कार में बैठे दास जैसे ही नीचे उतरे, एएसआई ने उनके सीने में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। खून से लथपथ दास कार के पास ही गिर पड़े। एयरलिफ्ट करके उन्हें भुवनेश्वर के अपोलो हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इसी बीच मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी दास से मिलने अस्पताल पहुंचे और क्राइम ब्रांच से मामले की जांच कराने की बात कही। तो साथ ही पुलिस ने फायरिंग करने वाले एएसआई गोपाल दास को हिरासत में भी ले लिया। अचानक से इतना बड़ा हादसा, वो भी स्वास्थ्य मंत्री के साथ, कैसे पॉसिबल है? देखिए, ये उड़ीसा से इस तरह की खबरें नहीं आती, हिंसा की या फिर इस तरह के क्राइम्स की। एक बड़ा शांत राज्य है, वहाँ जो खबरें आती हैं डराने दहलाने वाली, वो नक्सलियों की ही आती हैं। अदरवाइज एक पीसफुल स्टेट है। अब रक्षक ही भक्षक बन जाए, पुलिस वाले ही दनादन गोलियां मारना शुरू कर दें, तो ऐसे में तो ये पूरे पॉलिटिकल सर्किल में ये खबर दहशत फैला चुका होगा कि भाई आप अगर खाकी वर्दी वालों पे भी भरोसा नहीं कर सकते। अब इसकी जांच हो रही है, क्राइम ब्रांच इसकी जांच करने में जुटा हुआ है। जो इनिशियल बातें सामने आ रही है कि वो शायद
कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स, मानसिक स्थिति से वो गुजर रहा था, जिसकी वजह से उसने ये हमला किया। लेकिन ये तो अभी इनिशियल बातें हैं। क्या कोई साजिश हुई? क्या वो व्यक्ति, वो एएसआई किसी बड़े षड्यंत्र का वो हिस्सा है? ये कई सारी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी। लेकिन एक बात तो तय है कि देश भर में जितने एमपी, एमएलए, नेता, मंत्री सब हैं, उनको आज नींद नहीं आएगी जब पुलिस वाले, जिनकी ड्यूटी इनकी जान की रक्षा करना है, अगर वही गोलियां चलाना शुरू कर देंगे तो फिर इन नेताओं को बाकी क्रिमिनल से कौन बचाएगा। जी, अब बात करते हैं अगली खबर की। रामचरितमानस को लेकर विवाद अब सड़कों पर आ गया है। लखनऊ से कुछ तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर आपका भी खून खौल उठेगा, जहां सड़क पर रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया और रामचरितमानस के उन हिस्सों की कॉपी को जलाया गया जिसमें दलितों और ओबीसी वर्ग का अपमान किया गया है। साथ ही रामचरितमानस के संशोधन की मांग उठाई गई। लखनऊ में प्रतियां जलाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुछ तो गलत नहीं किया गया। ये किस तरह की तस्वीरें हैं? भाई, जैसा नेता होगा पार्टी का, जैसा अध्यक्ष होगा, वैसे तो छुटभैया नेता काम करेंगे। आपने, अखिलेश यादव ने अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को डांट दिया होता, उनके पहले वक्तव्य पे ही उन पे अंकुश लगाया होता, तो ये तमाशा नहीं होता। लेकिन कैपिटल टीवी के दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए, हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि रामचरितमानस के ऊपर जो हमला हो रहा है, हिंदू प्रतीक चिन्हों के ऊपर जो हमला हो रहा है, ये कोई ओबीसी के ऊपर या फिर दलितों के ऊपर दिए गए कमेंट की वजह से नहीं है। ये एक गंदी राजनीति का हिस्सा है। ये नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। 2024 में प्रभु श्री राम का मंदिर बन के तैयार होगा, इसलिए उनको ये डर लग रहा है कि हिंदू कहीं इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे दें। तो फिर आप क्या करेंगे? तो हिंदुओं को बांटेंगे कैसे? तो जातियों के लेकर के। आप ये बताना चाह रहे हो हिंदुओं को कि धर्म ग्रंथ जो हमारे हैं उसमें गंदगी है, उसमें नफरत बताया जा रहा है, उसे वो आपको इंसान नहीं समझता। बयान आया है अखिलेश यादव का कि हमें ओबीसी को क्षुद्र समझा जाता है। भाई, आप किसको बरगलाने की कोशिश कर रहे हो? भाई, ओबीसी को क्षुद्र समझा जाता है और यही इस तरह के ढकोसलेबाज लीडर कल सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाएंगे और कहेंगे भाई मुस्लिम दलित को भी, मुस्लिम ओबीसी को भी रिजर्वेशन दो। तो वो कौन से धर्म ग्रंथ के जरिए मुसलमानों के अंदर ये जाति प्रथा है, ये भी बता दे कोई। तो दरअसल ये गंदी सोच, गंदी राजनीति और ऐसे नेता जो राजनीति में सिर्फ घूस कमाने के लिए है, भ्रष्टाचार करने के लिए, चोरी करने के लिए है, उनके दिमाग की उपज है। हिंदुत्व का जवाब इनके पास नहीं है, इसलिए ये घटिया हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है। जी, अब बात करते हैं आखिरी खबर की। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है, पर सरकार के इस फैसले पर नया विवाद शुरू हो गया। इस मसले पर मौलानाओं का कहना है कि मोदी सरकार ने ऐसा हिंदुओं को खुश करने के लिए किया है, तो कांग्रेस भी जमकर हमलावर है। तो वहीं अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमारा नाम ही ना बदल दिया जाए। नाम बदला है, मुगलों की निशानी हटाई जा रही है, पर सियासत क्यों हो रही है? भाई, मुगल कौन है? ये मौलवी मौलाना, ये कांग्रेस और ये तमाम लेफ्ट लिबरल कबाल, ये सेकुलर गैंग के लोग मुगल कौन है? तुम्हारे खानदान के हैं, तुम्हारे हैं, हिंदुस्तान के हैं। मुगल कहां से आए ये जगह भी नहीं मालूम होगा। बाबर कहां पैदा हुआ उसकी जानकारी भी इनको नहीं होगी। बड़े आगे मुगल को बचाने के लिए और राष्ट्रपति भवन में ये मुगल गार्डन रखने का मतलब क्या है? मुगलों ने बनाया था राष्ट्रपति भवन, और क्यों रहेगा नाम? अकल इनकी घास चरने चली गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे क्लियर कह दिया
15 अगस्त को गुलामी की जहां कहीं भी कोई निशानी नजर आएगी उसको हटाया जाएगा। मैं सुन रहा था कुछ नेता कह रहे हैं कि मोदी जी को एक नया मंत्रालय रख लेना चाहिए जिसका काम सिर्फ नाम बदलने का हो। यह सुझाव सराहनीय है, प्रधानमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो ये सलाह दे रहे हैं सबसे ज़्यादा पेट में दर्द उनको ही होगा। कैसा मंत्रालय बन जाए और ये जो शाहजहां रोड, ये अकबर रोड, ये लोधी गार्डन, ये तमाम इस तरह के जो चिन्ह जो गुलामी के प्रतीक हैं उसको जब बदला जाएगा तो सबसे ज़्यादा छाती यही पीटेंगे। क्यों हिंदुस्तान में वीर पुरुषों की कमी रह गई? हिंदुस्तान में क्या शाहजहां से बेहतर कोई हिंदू राजा नहीं हुआ? क्या साउथ इंडिया में कोई इस तरह के महान राजा नहीं पैदा हुए? एक से एक ये मुगल बादशाहों से ज्यादा बेहतर लोग हिंदुस्तान में आके रह चुके। नॉर्थ ईस्ट में कोई नाम नहीं मिलता इनको। मुगल 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 बहुत सही फैसला है। और इस तरह के तमाम ये जो गुलामी की निशानी है उसके ऊपर कुठाराघात होना चाहिए। और वक्त बहुत कम है। प्रधानमंत्री को इमीडिएटली ये जो दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास ये जितने भी लुटियन जोन में इस तरह के तुगलक मार्ग, कौन थे तुगलक भाई? और तुगलक के खानदान के बहुत सारे लोग मौलवी मौलाना पैदा हो जाएंगे यहाँ पे। इन सब नामों को बदलने की आवश्यकता है और बदलना भी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।